नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। यूपी और बिहार के रिश्ते कई मायनों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो चाहे सियासी हो, धार्मिक हो या फिर अवैध शराब की तस्करी से जुड़े हों। जी हाँ, अगर बात सियासत की करें तो मोदी सर की लोकसभा सीट है बनारस और इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी है पटना में। धार्मिक तौर पर बुद्ध से लेकर गंगा तक दोनों को जोड़ती हैं। तो वहीं अवैध तस्करी के तौर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी भी यूपी बिहार को बीते कई सालों से मजबूती से जोड़े है। आए दिन आप मीडिया के जरिए सुनते पढ़ते होंगे कि कभी चंदौली तो कभी बलिया तो कभी बनारस के रास्ते अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पुलिस या एसटीएफ के जरिए पकड़ी जाती है। और ये सब तब होता है जब आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस के गठजोड़ से यूपी के जरिए हो रहे अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी के अर्थशास्त्र को यूं समझा जा सकता है कि जिस उत्तर प्रदेश आबकारी महकमे का राजस्व साल 2016 तक महज 17-18 हजार करोड़ हुआ करता था, वो बीते कुछ सालों में 50 हजार करोड़ को पार कर चुका है, जिसकी एक वजह शराब की बिहार में हो रही तस्करी है। और ऐसा भी नहीं कि आबकारी महकमा इससे अनजान है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व के चक्कर में आबकारी का प्रवर्तन दस्ता आंख मूंद कर सरकारी वेतन लेता है। कहने को तो परिवहन की तरह आबकारी का अपना परिवर्तन दस्ता, पुलिस और हथियार सब कुछ है, लेकिन शायद ही कभी महकमे का प्रवर्तन दस्ता कोई बड़ी कार्रवाई कर पाता हो। जिसकी एक वजह तो यह है कि प्रवर्तन दस्ते के पास सिपाही और हथियार तो हैं, लेकिन सिपाही वर्दी पहनते नहीं और उनके असलहों का कुछ अता पता होता नहीं। रही बात घोड़ा गाड़ी की, तो इसके नाम पर वो पैदल ही हैं। ऊपर से शराब तस्कर इतने प्रभावशाली और दबंग होते हैं कि प्रवर्तन दस्ते आपसी भाईचारे में ही अपनी भलाई समझते हैं। बात अगर महज अगस्त और सितंबर महीने में की गई कार्रवाई की करें तो बनारस से लेकर बलिया तक पुलिस और एसटीएफ ने अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई में ट्रेन, लग्जरी होंडा सिटी कार से लेकर प्राइवेट गाड़ियों से लाखों की अवैध अंग्रेजी शराब और बियर यूपी बिहार की चंदौली बलिया सीमा पर पकड़ी है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि गुप्ता जी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फॉलोअप में। आपसे हमारे कुल 4 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि यूपी के बनारस और बिहार की राजधानी पटना में आजकल क्या संबंध चल रहा है। दूसरा सवाल हमारा है कि 2024 का चुनाव सर पर है, तो क्या शराब माफिया ने चुनाव साधने के लिए बनारस चंदौली को सेंटर बना रखा है। और तीसरा इसी से मिलता जुलता है कि बिहार जा रही पंजाब हरियाणा की शराब आखिर यूपी में ही क्यों पकड़ में आ रही है। और अंतिम सवाल आपसे ये है कि जब आबकारी विभाग का प्रवर्तन दस्ता बना हुआ है तो क्या कर रहा है। एकदम यह केवल हाल फिलहाल की एक दिन पहले की घटना है। ऐसा अभी कई बार एसटीएफ की टीम ने, पुलिस ने, हालांकि 1-2 बार आबकारी विभाग की भी टीमों ने, खासकर पंजाब हरियाणा और आप बिहार के पटना और उससे और सुदूर जो क्षेत्र हैं वहाँ का जो शराब माफिया का नेक्सस, कहने को बिहार में शराब प्रतिबंधित है, लेकिन क्योंकि पंजाब और हरियाणा का शराब काफ़ी सस्ता होता है, वहाँ पे टैक्स, उस पर एक्साइज ड्यूटी कम है। ऐसे में जो शराब तस्कर का जो एक इंटर स्टेट नेटवर्क है वो इतना मजबूत है कि यूपी बीच में आता है, यूपी का भौगोलिक क्षेत्र बीच में आता है। ऐसे में अवैध शराब का कहीं ना कहीं यूपी जरिया बन गया है। वह दिल्ली के रास्ते, गुड़गांव के रास्ते, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इधर उधर होते हुए, बलिया, चंदौली होते हुए वह बिहार के बाजारों में पहुंच जाता है। यानी कि चुनाव में कहने को कहा जाता है कि बार बार अवैध शराब को लेकर अंकुश लगाया जाता है। अभी प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल सिंह पांडेयान ने एक आदेश जारी किया और आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं ऑन कैमरा, 10 तारीख तक आज सख्त अभियान जो है अवैध शराब को लेकर चलाया जाना था। कई सारे खेप पकड़े गए, बहुत लोगों की गिरफ्तारियां हुई। हर बार यह आंकड़ा दिखा दिया जाता है, लेकिन सवाल वही टिका हुआ है कि अवैध शराब के तोड़ के उसके नेटवर्क को आज तक नहीं तोड़ा जा सका। और कहीं ना कहीं उसका देखने वाली बात यह है कि चुनाव से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसका गठबंधन या उसकी भूमिका, उस चुनाव को प्रभावित करने की जो अराजक तत्वों की जो मंशा होती है, उसमें शराब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह विभाग के अंदर के लोग कहते हैं और तमाम जानकार भी इसको कहते हैं। बहुत सही सवाल आपने किया। आबकारी विभाग केवल देखा जाए प्रदेश सरकार के नजरिए से या आम जनता, हर खास
स्वाम के नज़रिए से वह राजस्व संकलन का बहुत बड़ा विभाग है। अगर सूबे की अगर हम योगी सरकार की बात करें तो वो दूसरे तीसरे नंबर का ऐसा विभाग है जो एक बड़े पैमाने पर राजस्व प्रदाता विभाग है। लेकिन इस राजस्व प्रदाता विभाग के साथ ही साथ उसे अवैध शराब से जुड़े गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने के लिए उसके पास बाकायदा परिवहन विभाग की तरह प्रवर्तन की टीमें हैं, पुलिस की तरह इंफोर्समेंट की टीमें हैं, जो बराबर उनको काम करने के लिए एक टास्क फोर्स दिया जाता है। प्रयागराज मुख्यालय पर भी इसका कमांड सेंटर है, बाकायदा टोल फ्री नंबर है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से वह कमाऊ पूत बना हुआ है, लेकिन संसाधन के तौर पर उनके सिपाहियों के पास, प्रवर्तन इंस्पेक्टरों के पास कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं है। उनके पास शस्त्र भी हैं, अस्त्र भी हैं, लेकिन वह कहीं भी इस्तेमाल होते नहीं दिखते हैं। आपने बीते साल पश्चिमी यूपी में कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी जब शराब माफियाओं के यहाँ या जो भट्टी वट्टी जो देसी शराब के दारू की भट्टियाँ चलती हैं, वहाँ लोहा या मुठभेड़ में कई आबकारी विभाग के निरीक्षकों को, सिपाहियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। उसमें यही है कि सारा फोकस दरअसल जब तक यह सिलसिला ऊपर से नहीं दिमाग में आएगा कि केवल आबकारी विभाग को सरकारी राजस्व की दृष्टि से नहीं देखना होगा, उसमें यह भी चेक एंड बैलेंस बनाना पड़ेगा प्रदेश सरकार को कि यही ऐसा विभाग है। कहने को लोग कहते हैं कि अगर देखा जाए तो यूपी में यह कभी 2015-16 में शराब आबकारी विभाग का जो सरकारी राजस्व, जो वार्षिक राजस्व का टारगेट था, वह 16-17 हज़ार करोड़ का था। लेकिन बीच में कोरोना काल के बाद उस समय के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव भूसरेड्डी साहब रहे, संजय आर भूसरेड्डी, जो काफ़ी जो है योगी जी के काफ़ी प्रिय रहे हैं। और इस समय वह रिटायरमेंट होने के बाद भी एक बहुत बड़ी संस्था जो रेगुलेटरी बॉडी है जो है जमीन का, उसके वो चेयरमैन बने हुए हैं। तो ऐसे में उन्होंने बहुत डाटा वाटा तमाम सुधार या जो भी कुछ करके 50,000 के ऊपर आंकड़ा तो कर दिया, लेकिन नीचे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे आज भी इनके पास पुलिस जैसी, लोकल पुलिस जैसी आबकारी विभाग के पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है, कोई ऐसा एडवांस शस्त्र नहीं है, कोई ऐसी एडवांस यूनिट नहीं है। उनके ऊपर राजस्व संकलन का भी दबाव होता है, साथ ही साथ प्रवर्तन का भी, और उसके साथ ही साथ तमाम ऐसे चाहे अनचाहे शासन, सरकार और लोगों के तमाम ऐसे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, उनके प्रोटोकॉल में भी उनको कहीं ना कहीं सेवा करनी पड़ती है, जिसका इशारा आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो सब चीज़ों की पूर्ति उन्हें अपने तरीके से करनी होती। ऐसे में वह चाह कर भी वह शराब लाइसेंसियों पर नकेल नहीं कस पाते, क्योंकि कहीं न कहीं वह उनके साथ कृपा पात्र बने होते हैं, और ऐसे में सब मिला जुला के उन पर जो राजस्व का ही दबाव बना होता है। तो प्रवर्तन को लेकर खासकर ऊपर का भी विभाग, जो आबकारी विभाग का उच्च प्रशासन है, वो भी बहुत गंभीर नहीं होता। उसका सारा फोकस, सारा टारगेट केवल और केवल राजस्व संकलन पर होता है। और दूसरी बात अगर यह देखा जाए कि अगर राजस्व संकलन की दृष्टि से यही कोरोना काल का समय था जिस समय यूपी की आर्थिक गतिविधियां देश की तरह सारे बाजार में पूरी तरह से ठप थी, सरकार के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था, ऐसे में हर तरीके की दिक्कतें आने लगी थी। योगी सरकार, जो कि अपने को महंत मानते हैं, योगी मानते हैं, वह किसी भी प्रकार से, व्यक्तिगत प्रकार से उस समय सुर्खियों में बात रही सत्ता शासन में कि वह किसी प्रकार से शराब की गतिविधियों को चालू नहीं करना चाहते थे। लेकिन उस दौरान तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने तमाम अन्य प्रदेशों से जब खुलने लगे शराब के कारोबार, तो उनको लामोहला यह शराब का कारोबार बीते कोरोना काल में खोलना पड़ा, तब जाके आर्थिक गतिविधियां चली। तो करमबीर जी कहना, यह इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं शराब के शौकीनों ने यूपी की बंद अर्थव्यवस्था को चलाने का उस कोरोना काल में काम किया। तो ऐसे में यह सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह जो शराब आदमी खरीदता है उस पर बाकायदा और राजस्व देता है, और अपने जान से हाथ न धोने पड़े, इसलिए अवैध शराब पर भी उसे अंकुश लगाना होगा और अपनी प्रवर्तन टीमों को सशक्त बनाना पड़ेगा, ताकि इस तरीके के जो लोकल अंतर्राज्यीय जो नेटवर्क हैं, जो इस तरह के मैनेजर हैं, जो सेल्समैन हैं, उन पर भी नकेल कसी जा सके। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। भले ही स्कूली किताबों में पढ़ाया जाता हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन भारत इसके साथ ही एक तस्करी प्रधान देश भी है, जिसकी अर्थव्यवस्था अवैध शराब की तस्करी पर निर्भर है। जी हाँ, चौंकिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो भारत के राज्यों ने कुल मिलाकर हाल के वित्तीय वर्ष में शराब पर करों से लगभग 2.25 ट्रिलियन रुपए की कमाई की है। शायद आपको याद हो कि दोबारा लॉकडाउन खुलने के दूसरे ही दिन अकेले कर्नाटक ने महज एक दिन में 197 करोड़ रुपए की शराब बिक्री की थी। ऐसी ही रिकॉर्ड बिक्री उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी देखने को मिली थी।
अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवैध शराब की तस्करी से बिहार में एक प्रकार का आपदा में अवसर टाइप का एक नया रोजगार शुरू हो गया है। वहीं यूपी की एसटीएफ और पुलिस दिन रात लगकर उन अवैध तस्करों को पकड़ने में लगी है, जबकि आबकारी विभाग का प्रवर्तन महकमा पता नहीं कहाँ क्या कर रहा है। धन्यवाद।